नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा बल्दवा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर फर्टिलिटी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानें आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हम आईवीएफ ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यह भी कहते हैं। इसका साधारण रूप में माना जाए तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी ये कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा कि नाम में ही है, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब यानी आईवीएफ लैब में गर्भ को तैयार करना। तो इन शॉर्ट अगर हम आईवीएफ बोलें तो इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आइए आज हम जानते हैं कि आईवीएफ कब किया जाता है। आईवीएफ तब किया जाता है जब किसी दाम्पत्य को वंध्यत्व है। वंध्यत्व मतलब क्या? वंध्यत्व मतलब जब दाम्पत्य में स्त्री की उम्र 30 से ज्यादा है और वो लगभग 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर उन्हें गर्भ नहीं रुक रहा, तो उसे हम इनफर्टिलिटी या फिर वंध्यत्व कहते हैं। लेकिन अगर स्त्री की उम्र 35 साल है तो 6 महीने में ही अगर उन्होंने ट्राई किया है और उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो जब वंध्यत्व होता है और वंध्यत्व के लिए दाम्पत्य सभी मेथड्स ट्राई कर चुके हैं, जैसे कि नैसर्गिक प्रेगनेंसी रहने के तरीके, IUI या फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, 6 से 8 बार तक IUI हो चुका है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तब हम उन्हें आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। आईवीएफ करने के इंडिकेशंस और भी हैं, जैसे कि पुरुषों के कारण, स्त्रियों के कारण या फिर दोनों में प्रॉब्लम्स होने के कारण भी हमें आईवीएफ करना पड़ सकता है। पुरुषों में जब धातु में पुरुष बीज की मात्रा बहुत ही कम है, जैसे कि लेस देन 5 मिलियन पर ml, या फिर पुरुष बीज में हलचल ही नहीं है, जैसे कि स्पर्म्स की मोटिलिटी लेस देन 10%, या फिर पुरुष बीज के जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो बहुत ही कम है, जैसे कि लेस देन 4%, तो जिसे हम टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं, तब भी आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब धातु में पुरुष बीज है ही नहीं, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें भी हमें आईवीएफ ही करना पड़ सकता है। एज़ोस्पर्मिया 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी जिसमें जो नली है, जिसमें से धातु बाहर आता है, पुरुष बीज धातु में आते हैं, वो नली ब्लॉक होगी तो भी हमें टेसा पेसा यानी कुछ तकनीकों से माइक्रोस्कोपिकली वो धातु बाहर निकालना पड़ता है और फिर आईवीएफ कर ही गर्भ तैयार करना पड़ता है। इसके अलावा स्त्रियों में अगर कारण है, जैसे कि स्त्रियों में दोनों नलियां अगर बंद है, जैसे हम बोलते हैं कि बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक, जो कि इन्फेक्शंस में हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या फिर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें नली निकाल दी गई है, तो ऐसे अगर कारण हो जिसमें दोनों नलियां बंद हैं, तो हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से मैंने बोला पुरुषों में पुरुष बीज कम होते हैं, उसी तरह से स्त्रियों में अंडकोश में होने वाली मात्रा को मेजर करने के लिए हमारे पास एक सीरम AMH नाम का टेस्ट होता है। सीरम AMH ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टेस्ट है, जिसका मतलब है सीरम एंटी मुलेरियन हार्मोन। यह टेस्ट हमें बताता है कि अंडकोश में अंडों की मात्रा कितनी है, यानी ओवेरियन रिजर्व कितना है। तो जब ओवेरियन रिजर्व यानी सीरम AMH लेस देन 2 होता है, इसका मतलब अंडकोश में अंडों की मात्रा काफी कम है और यह लगातार घटती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे AMH की मात्रा घटती जाती है। तो यह AMH अगर लेस देन 1 है या फिर 0.1 है तो इनको 100% आईवीएफ लगेगा। कभी कभी सेल्फ एग से आईवीएफ ट्राई किया जा सकता है, लेकिन अगर AMH बहुत ही कम है और स्त्री बीज नहीं बढ़ रहे हो तो डोनर एग्स का भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जब अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी हो, यानी दोनों पुरुष और स्त्री को हमने पूरी तरह से जांच लिया है और हमें फिर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसे हम अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी कहते हैं। यह सबसे डिफिकल्ट है ट्रीट करना, क्योंकि हमें कारण ही मालूम नहीं कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। चौथा आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी प्रेगनेंसी रुक तो रही है पर हर बार फेल हो जाती है,
यानी बच्चे के ठोके बंद पड़ जाते हैं, या फिर बच्चे की बढ़त नहीं होती, मिस्ड अबॉर्शंस हो रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी फेल हो रही है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी हम आईवीएफ करके एम्ब्रियोज तैयार करते हैं और फिर एम्ब्रियोज की बायोप्सी करते हैं, यानी उसका एक टुकड़ा निकालते हैं जिसे हम पीजीटीए, पीजीटीएस बोलते हैं, और इस टुकड़े को तपासने के बाद जो एम्ब्रियोज अच्छे होते हैं वही अंदर गर्भाशय के अंदर छोड़े जाते हैं। तो ये अब शॉर्ट में हम ये भी जान लें कि आईवीएफ के स्टेप्स क्या होते हैं। आईवीएफ में 7 स्टेप्स होते हैं। पहला, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कपल एंड बेसिक काउंसलिंग, यानी दाम्पत्य को ठीक से सिलेक्ट करना, उनको सच में आईवीएफ की जरूरत है या नहीं यह पहले जांचना, और उन्हें काउंसिल करना, यानी उन्हें आईवीएफ की प्रोसीजर के बारे में समझाना। दूसरा स्टेप होता है उनका बेसिक वर्कअप, जिसमें पुरुषों के हम ब्लड टेस्ट करते हैं और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट धातु की तपासनी करते हैं। ब्लड टेस्ट में बेसिक वर्कअप लाइक ब्लड सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप, एचआईवी, एचबीएसएजी और ब्लड शुगर टेस्टिंग किया जाता है। और धातु में उनका बेसिक सीमेंट टेस्ट, यानी जिसमें हम काउंट, मोटिलिटी और नॉर्मल फॉर्म्स चेक करते हैं। अगर धातु की टेस्ट एब्नॉर्मल आई तो इसमें हम डीएफआई यानी डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें जो स्पर्म्स के डीएनए एब्नॉर्मल है और कितने परसेंटेज में एब्नॉर्मल है यह भी मालूम पड़ता है। तो आईवीएफ करने के पहले कभी-कभी स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा स्त्रियों का बेसिक वर्कअप में आता है सीरम एएमएच टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग, HbA1c, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह सब ब्लड टेस्ट करके दोनों का बेसिक वर्कअप किया जाता है और फिर उनको आईवीएफ की तीसरी स्टेप यानी आईवीएफ प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसे हम गोलियां और दवाइयां कहते हैं, जो कि दोनों के एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आती है आपकी चौथी स्टेप यानी ओवम पिकअप। ओवम पिकअप में ये प्रोसीजर है जिसमें स्त्री के बीज पहले इंजेक्शन से बढ़ाए जाते हैं, जिसे हम ओवुलेशन इंडक्शन इंजेक्शंस कहते हैं। यह इंजेक्शंस एफएसएच और एचएमजी के प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं, जिससे दोनों अंडकोश में बीज काफी हद तक बढ़ जाते हैं और वो जब 20 से 22 मिलीमीटर तक के आ जाते हैं तो बीज फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन ट्रिगर इंजेक्शन देने के बाद 34 घंटे के बाद हमको ओवम पिकअप करना होता है। तो स्त्री को पहली रात एडमिट कर लिया जाता है, दूसरे दिन सुबह उनका ओवम पिकअप होता है, उनको भूल दी जाती है जिसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। भूल देने के बाद योनि मार्ग से यानी वजाइनली हम एक सुई डालकर दोनों अंडकोश में जो बड़े हुए बीज है वो योनि मार्ग से सुई से हम पूरे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद वो पूरे oocytes को हम लैमिनार एयर फ्लो के अंडर चेक करते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के oocytes है जिसे हम M2 oocytes कहते हैं, वो हर एक oocyte में हम एक एक शुक्राणु डालकर इक्सी करते हैं, यानी जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, जो कि आईवीएफ की जान है। तो इक्सी करने के बाद हम हर एक oocyte और स्पर्म के फ्यूजन को हम एम्ब्रियो बोलते हैं और यह हम बढ़ने के लिए इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं। इंक्यूबेटर्स वो मशीनें हैं जो कि गर्भाशय के अंदर के वातावरण को मिमिक करता है। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इसमें 6% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि गर्भ को बढ़ने में मदद करता है। हम इंक्यूबेटर्स में इस गर्भ को 5 दिन तक रखते हैं और अच्छे ब्लास्टोसिस्ट की अपेक्षा 5वें दिन पर करते हैं। 5वें दिन पर इंक्यूबेटर्स खोलने के बाद हम वापस से अंडर माइक्रोस्कोप इन एम्ब्रियोज को चेक करते हैं और अगर अच्छे ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज फॉर्म हो गए हैं तो हम उन्हें फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगर स्त्री की गर्भाशय की लाइनिंग रेडी है गर्भ एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम वही दिन वो गर्भ को गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं, जिसे हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। पर अगर लाइनिंग रेडी नहीं है तो हम ये ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन -197 डिग्रीज पे हम इसे फ्रीज करते हैं और इसे क्रायो टैंक्स में रख देते हैं। तो जितने समय तक चाहिए उतने समय तक हम ये एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं। 25 साल तक 50 साल तक भी ये एम्ब्रियोज वैसे ही रहते हैं, ये नहीं बढ़ते। तो जब उसके बाद हम फिर स्त्री की अंदर की गर्भाशय की लाइनिंग को बढ़ाना शुरू करते हैं और जब वो रेडी हो जाएगा तब हम ये फ्रोजन एम्ब्रियोज को थॉ करते हैं।
थॉ मतलब डी फ्रीजिंग। डी फ्रीज करके ये एम्ब्रियोज फिर से माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किए जाते हैं। उनकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो फिर ये थॉड एम्ब्रियोज हम गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो यह फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसीजर की जाती है और तब आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी पूरा हुआ ऐसा समझा जाता है। यह फ्रेश या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद 14 दिन के बाद पेशेंट को फिर से बुलाया जाता है और उनका एक ब्लड टेस्ट, जिसे हम सीरम बीटा HCG कहते हैं, वह किया जाता है, जिससे पता लगता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं। सीरम बीटा HCG की वैल्यू अगर 25 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब पेशेंट को कंफर्म प्रेगनेंसी है। कभी कभी ये बायोकेमिकल प्रेगनेंसी यानी सिर्फ ब्लड में प्रेगनेंसी होती है, पर यूट्रस में या फिर अल्ट्रासाउंड पे प्रेगनेंसी नहीं दिखती, और 14 दिन के बाद हमें वापस अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करना पड़ता है कि अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी आई या नहीं। तो इन शॉर्ट ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।